जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, क्या आप भी मल्टीपल लोन से परेशान हो चुके हो? क्या आपके ऊपर भी आपने कोई एक 5 लाख का 10 लाख का लोन लिया था और उस लोन को भरने के चक्कर में आपने वही लोन अब 50 लाख का हो चुका है, या फिर 1 करोड़ का हो चुका है, या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा था लाख रुपए का, अब उसको भरने के चक्कर में वो 15 लाख 20 लाख रुपए बन चुके हैं। ऐसे कर करके 10-15 मल्टीपल लोन्स आपके ऊपर हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको प्रॉपरली प्रॉपरली खत्म करना है, किस तरीके से सारी चीजें संभालनी है, और किस तरीके से आप इस कर्ज के दलदल से बाहर आ सकते हो, आज इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी हमारा भाई है जिसके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, वो सिविल की चिंता करना छोड़ दे। पहली बात तो ठीक है। मुझे बहुत से कॉल आते हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि सर सिविल तो खराब, लोन डिफॉल्ट हो जाएगा, सिविल तो खराब ही हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने एक सब्सक्राइबर का एग्जांपल देता हूँ। उसने मुझसे बात करी थी कम से कम 6 महीने पहले। ओके। और तब मुझे बताया था कि सर इतना इतना लोन हो रखा है, मैं सिविल खराब नहीं करना चाहता, ये वो फलाना निमकाना। मैंने सिचुएशन बताई, मैं कहा सिविल खराब होगा, कोई बात नहीं, खराब होने दे, ठीक है। आगे चल के 2-3 साल बाद सिविल दोबारा वैसे ही ठीक हो जाएगा, 3 साल में तो वैसे ही रिवाइव हो जाता है। और आगे चल के अगर खुद से ट्राई करोगे, खुद से वो करोगे, लेंदी प्रोसीजर है, 2-2.5 साल लग जाएगा, बट हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें भी ठीक हो जाता है। अब इनका कहना क्या था, इन्होंने बोला नहीं मैं खराब नहीं होने दूंगा, तो इन्होंने 3-4-5 महीने जो इनके पास सेविंग बची हुई थी, इधर उधर से उधार लेके सब जगह करके तब तक लोन भरा। पिछले मंथ इनका दोबारा कॉल आया, इन्होंने बताया कि सर अब मेरे खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अब यही चीज़ सोच लो कि मतलब बस बेचारे के ऊपर लोन ज़्यादा था, बेचारे के ऊपर 30-35 लाख रुपए का लमसम लोन चढ़ा हुआ था। तो आप सोच लो 30-35 लाख रुपए का मंथली EMI कम से कम जाती होगी 50-60 हज़ार रुपए। तो उस हिसाब से जॉब पे से सैलरी भी जा रही थी, ऊपर से पैसा और उठा रहा था, सैलरी कम हो गई थी, EMI ज़्यादा हो गई थी। तो इस चक्कर में अब एट दी एंड उसको ये करना पड़ा। उसने सिविल के चक्कर में 5-6 महीने उसने सोचा कि मैं भर दूंगा, हो जाएगा जैसा तैसा करके 5-6 महीने अपने बर्बाद होने दिए, और एकदम बिल्कुल जब बिल्कुल पैसे नहीं रहे, तब दोबारा उसने वही प्रोसीजर करा जो मैंने शुरुआत में उसको बताया था। अभी खैर ठीक है, अभी रुका हुआ है उसका सारा प्रोसीजर, कोई दिक्कत, रिकवरी वगैरह रुकी हुई है, और वही चीज़ें आपको करनी है जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई भी लोन संबंधित प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें, नॉर्मल कॉल आप लोग कई बार करते रहते हो बहुत ज़्यादा, इतने कॉल्स आते हैं, हम लोग ऐसे कॉल अटेंड नहीं कर पाते। आप लोग व्हाट्सएप पर हाई लिखो, उसके बाद वहाँ पर आपका जवाब देंगे, ठीक है। अब कई भाई लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेरे घर पे होम विजिट हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रिकवरी प्रॉपर रूप से बैन हो रखी है, मतलब बंद हो रखी है। वहाँ पर मतलब कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कि पुलिस कंप्लेंट्स वगैरह हुई थी, या फिर कुछ रिकवरी वालों को पीट दिया गया था। तो इस चक्कर में वहाँ पर एजेंसीज अपने रिकवरी एजेंट भेजती नहीं है। तो अगर आपको पता करना हो कि भाई साहब मेरे स्टेट में या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट में होम विजिट हो रही है कि नहीं होगी, तो आप एक काम कर सकते हो, अपना स्टेट का नाम कमेंट सेक्शन में, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखे। कई लोग क्या करेंगे, दिल्ली लिख देंगे। भाई दिल्ली इतनी बड़ी जगह है, हर जगह होती है विजिट, कुछ जगहों पे नहीं होती है। तो मेरे को ये बताना रहता है कि कौन सी जगह पे नहीं होगी, समझ रहे हो। तो आप दिल्ली का नाम वहाँ पर लिखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें, और उसके बाद लोन कंपनीज का नाम लिख दें। मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर, या अगर विजिट होती होगी तो यस लिख दूंगा, नहीं होती होगी तो नो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं मल्टीपल लोन्स। मल्टीपल लोन डिफॉल्ट करने पे बैंक आपके साथ ज्यादा क्या कर लेगा, बैंक और NBFC। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि अनसिक्योर लोन के अंदर बैंक के पास कोई घंटा कुछ खास पावर है नहीं, ठीक है। बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, आपको जैसे ही आप लोन डिफॉल्ट करोगे तो आपको और आपके रेफरेंस नंबर्स को कॉल करके परेशान करना स्टार्ट करेगा। दिन में आपको कम से कम, मान लो मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे कई सब्सक्राइबर हैं जिनके ऊपर मान लो 10 लाख का 15 लाख का लोन है, और वो उन्होंने 10 जगहों से ले रखा है लोन। तो उनको दिन में कम से कम 500 प्लस कॉल आती है। कई लोग बोलते हैं ना मेरे को 100 कॉल आ रही है, 50 आ रही है। मेरे भाई ऐसे भी लोग हैं जिनको 500 प्लस कॉल दिन में आती ही आती हैं। क्यों आती है 500 प्लस कॉल, सोच के देखो क्यों आती होगी 500 प्लस कॉल। क्योंकि अगर एक NBFC या एक बैंक 50 कॉल भी कर रहा है दिन में, तो वो 500-600 कॉल्स हो जाती है दिन में, समझ रहे हो। अब लोग पूछते हैं कि सर वो सारे अटेंड करना जरूरी होता है। मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप चाहो तो एक सिंगल कॉल भी मत उठाओ, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना एक आधा कॉल आपको उठाना रहेगा। जैसे मान लो 100 कॉल्स आ रहे हैं ना किसी NBFC से, या 50 कॉल आ रहे हैं, तो अब एक कॉल उठा लो,
और एक कॉल उठा के सीधे कह दो कि भाई साहब मेरे ऊपर चल रहे हैं मल्टीपल लोन्स, आप इस लोन को पेमेंट को आरटीपी में डालिए, मैं इसका 6-7 महीने बाद सेटलमेंट करूंगा। सीधी सी बात है। वो कह सकते हैं कि हम नहीं डालेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप अपनी तरफ से कॉल कट नहीं करोगे, सीधी सी बात है, तो वहां पर होगा ये कि उनको अपने सिस्टम में अपडेट करना ही पड़ेगा, समझे। तो वो सिस्टम में अपडेट हो जाएगा, 2-4 कॉल्स के बाद आपके कॉल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं उठाना चाहते तो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे रिश्तेदार को या फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट को फोन कर रहे हैं, तो वैसे में क्या करा जाए। देखो उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरे जो चैनल का ज्वाइन सेक्शन है ना, वहां पर जा सकते हो, वहां पर 2 वीडियोस पड़े हुए हैं इसी के ऊपर कि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कैसे करोगे। आप वो दोनों वीडियोस देखो और उससे कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट कर लो। आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने कम से कम 10,000 नंबरों की बना रखी है, तो मैं आपको वो फाइल भेज दूंगा। आपके पास 10,000, आपको नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर किसी और, मैं आपको 10,000 नंबर खुद से भिजवा दूंगा, ठीक है। अब कॉल्स को और विजिट को रोकने का कोई तरीका है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बिल्कुल तरीका है। और आप चाहो तो आपके होम विजिट होने से पहले ही होम विजिट रोक सकते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरे घर पे कोई आए, तो हाँ आप आने से पहले ही रोक सकते हो, समझ रहे हो। आपको करना ये है, सबसे पहले तो लोन डिफॉल्ट होने से पहले आपको प्रायर नोटिस भेजना चाहिए, ठीक है। अगर डिफॉल्ट हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तब आप एक अलग नोटिस होता है, प्रेयर नोटिस बोलते हैं उसको, आप वो भेज सकते हो सिंपली, ठीक है। दोनों में फर्क है, प्रायर नोटिस और प्रेयर नोटिस में कंफ्यूज नहीं होना। प्रायर नोटिस की मीनिंग ये होती है कि उसको डिफॉल्ट से पहले भेजा जाता है, और प्रेयर नोटिस की एक तरीके से गुहार लगाई जाती है बैंक से डिफॉल्ट होने के बाद, ओके। अब वो नोटिस भेजने के बाद ये नोटिस, पता है आपको, इस पे भी काम हो जाता है कि आगे चल के आरबीआई में इस नोटिस से भी कंप्लेंट हो जाती है, ओके। आपको जैसे ही कॉल्स आना स्टार्ट हो रहे हैं, मुझे पता है आपको कुछ ना कुछ बदतमीजी ये जरूर करते हैं कॉल पे कि पेमेंट करवा वरना ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। आपको तुरंत उस रूप में बैंक को मेल करना है, एनबीएफसी को मेल डालना है, और उसके बाद सीधे ही ट्वीट जितने ज्यादा आप कर सकते हो। आप अपनी एक ट्विटर पर आईडी बना लो, ट्विटर का नाम चेंज होकर एक्स हो गया अब, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं ट्विटर ही कहता हूँ। आप ट्विटर डाउनलोड कर लीजिए, अपने नाम से एक अकाउंट बना लीजिए, कोई फोटो लगाने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है, कोई फ्रेंड को ऐड करने की जरूरत नहीं, सिंगल अकाउंट रहेगा, चलेगा, ठीक है। आप वहां पर ट्वीट डालिए, ये नहीं डालना ट्वीट पे, कई लोग क्या लिखते हैं ना पता है, कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, रिकवरी स्टॉप कर दीजिए। क्या मतलब है इसका, कोई मतलब नहीं है। आप वहां पर लिखिए कि आपके रिकवरी एजेंट मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे तू धड़क करके बात कर रहे हैं, मेरी फैमिली को हरेस कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फोन कर रहे हैं। ये होते हैं जेन्युइन आंसर। अगर आप ये होते हैं जेन्युइन आंसर जिन पे रिकवरी रोकी जा सकती है। कॉल्स बहुत आ रहे हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर, इसका कोई मतलब नहीं होता, समझ रहे हो। इस पे अगर आप ये लिखोगे तो वहां से कंप्लेंट की तरफ से जवाब आ जाएगा कि भाई साहब अब एक काम करिए, पेमेंट कर दीजिए, समझे। और कई लोग क्या गलती करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड होता है तो या तो क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर वहां पर नहीं डालते हैं, या फिर लोन का पूरा नंबर वहां पर नहीं डालते। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पूरा नंबर डालना चाहिए, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड अगर है तो वो डिफॉल्ट हो चुका है, समझ रहे हो। उसमें कोई बैलेंस तो बचा नहीं होगा, अगर बचा हो तो निकाल लो, मैं बोलता हूँ तुम्हें, ठीक है। कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ तो अगर वो हैक हो भी गया तो उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और आप उसको ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। पूरा कार्ड नंबर क्यों डाला जाता है, क्योंकि जब ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो वहां पर लास्ट के टारगेट अभी तो चल जाएंगे, लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाता है, समझे। और लोन नंबर तो कंपलसरी है कि पूरा डालना ही रहेगा आपको, ओके। उसके बाद आप बैंक को मेंशन करिए, बैंक को टैग करिए, उसके बाद उसे ट्वीट कर दीजिए। और ऐसा दिन में 3-4 बार करो, और लगातार 5-6 दिन करो, इससे आपकी रिकवरी में आपको बहुत ज्यादा वो मिलेगा, समझ रहे हो। सेकेंडरी चीज आपको क्या करनी है कि आपको विजिट होने से पहले रोकनी है। मेनली जितने भी बैंक्स है, जितनी भी एनबीएफसी है, वो हमेशा पहले मंथ के बाद ही विजिट करती है, सेकंड मंथ से ही करती है, ठीक है। कोई एक आदि जो एनबीएफसी या बैंक होगा जो बहुत लीचड़ होगी, वो पहले महीने के अंदर कर लेगी। अगर वो ऐसा करती है तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं 1-2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले महीने के बाद मैं देखता हूँ, ठीक है। आप ऐसा भी कहकर टाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले महीने जैसे आपके कंप्लेंट को 30 दिन पूरे होते हैं, आप आरबीआई में एप्लीकेशन लगवाओ। ऑनलाइन रूप से लग जाती है, ऑफलाइन भी लग जाती है, बट मैं आपको ऑनलाइन ज्यादा कंसिडर करूंगा, क्योंकि जो ऑफलाइन एप्लीकेशन लगती है, हो सकता है आप उसके फॉर्म में हमेशा कुछ गलती कर दो, यस नो में कुछ प्रॉब्लम कर दो, या फिर डेट वगैरह में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन में क्या फैसिलिटी है कि जो उनका पोर्टल रहता है वो खुद ही बता देता है कि आप ये गलत कर रहे हो, समझ रहे हो, या फिर आप ये गलत भर रहे हो। वहाँ ऑफलाइन में ही नहीं पता चल पाएगा। ऑफलाइन में अगर फॉर्म डाउनलोड करोगे तो वो फॉर्म में पक्का 100% की गलती जरूर होगी, ठीक है। तो आप ऑनलाइन रूप से उस फॉर्म को फिल कर सकते हो, प्रॉपरली एप्लीकेशन डलवा सकते हो।
एक बार आपकी आरबीआई में कंप्लेंट चली जाएगी तो आपके साथ कोई खराब बिहेवियर नहीं होगा। आपको 2 4 5 10 कॉल्स आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप उठाओ मत उठाओ मर्जी है आपकी, ठीक है। बट आपके साथ अगर एक्चुअली में बदसलूकी हुई है, रिकॉर्डिंग से अगर कुछ प्रूफ है आपके पास, कोई फेक नोटिस भेजा गया आपको, तो आप वहां पर डाल सकते हो। आरबीआई में कंप्लेंट होने के बाद मेनली सारे बैंक्स और सारे एनबीएफसी अपनी रिकवरी को लमसम स्टॉप कर देते हैं। आपके घर पे होम विजिट बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कॉल्स चलते क्यों हैं? कई लोग बोलते हैं सर कॉल्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कॉल्स इसीलिए चलते हैं कि बात क्या होती है कि आप अगर किसी बैंक से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो आपको बैंक को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने कुछ कॉल्स करे हैं या कुछ काम करा है उस पर। तो जो एनबीएफ जो अपना थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी है वो हमेशा बैंक से पैसा उठाती है, इसीलिए उसको दिखाना पड़ता है कि भाई साहब देखो हमने कस्टमर को 4 कॉल करी थी, 5 कॉल करी थी, ठीक है। वो होम विजिट का झूठ भी लिख सकता है। होम विजिट इसलिए नहीं होती है क्योंकि हर एक एजेंसी के पास 3 ही कंप्लेंट्स रहती है। अगर वो 3 कंप्लेंट्स ऊपर जाती है 1 महीने के अंदर आरबीआई में, तो फिर वो सीधी सी बात है वो एजेंसी बंद हो जाएगी, समझ रहे हो। वहाँ जितने रिकवरी वाले हैं उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, कोई नहीं चाहता। किसी भी रिकवरी वाले को अपनी नौकरी प्यारी है, आपकी आपका लोन प्यारा नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो आपके घर पे नहीं आएगा, वहीं पर रुक जाएगा काम। ओके, अब सेकेंडरी चीजें आ जाती, कुछ ज्यादा दिक्कत हुई होगी, प्रॉब्लम हुई होगी, कोई गाली गलौज आपके साथ एक्चुअली में हुई है, तो मेरे भाई आपको वहां पर मुआवजा भी मिल जाएगा अगर आपके पास रिकॉर्डिंग वगैरह है तो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास कुछ भी प्रूफ है तो वहां पर आपको मुआवजा भी मिल जाएगा। ज्यादा नहीं मिलता है, 10 से लेके 35,000 के बीच में समथिंग मिलता है, ठीक है। जो मैंने हाईएस्ट देखा है वो 35-45,000 रुपये देखा है। अब कई लोग बोलेंगे सर ये सीधे बैंक अकाउंट में मिल जाता है, नहीं, आपका जो लोन होगा या फिर जो क्रेडिट कार्ड होगा उसमें से अमाउंट कट जाता है, ठीक है, आपको हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अब इसके बाद क्या है, इस पे प्रॉपरली सारी लमसम चीजें रुक जाती है, रिकवरी वगैरह यहाँ पर रुक जाती है। आपको कॉल्स कम हो जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है, और होम विजिट बिल्कुल बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। कई लोग मेरे पे बोलते हैं कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट कर दी फिर भी होम विजिट हुई है। वो लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग डेट में या फिर कंप्लेंट में कुछ मिस्टेक करते हैं, उसके बाद उनकी कंप्लेंट क्लोज हो जाती है। ओके, या फिर टाइमिंग में कुछ मिस्टेक होती है उसकी वजह से क्लोज हो जाती है, और क्लोज होने के बाद वो कंप्लेंट रहती ही नहीं है, समझ रहे हो। जैसे एक क्लाइंट था, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उन्होंने खुद से कंप्लेंट डाली थी, फिर बाद में हमारे पास आया था, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने आरबीआई में कंप्लेंट कर ली 3-4 बार, कुछ नहीं हो रहा। मैंने उन पर पूछा कितने दिन हुआ डिफॉल्ट को, तो कहते हैं 15 दिन हुए डिफॉल्ट को अभी। तो मैंने बोला 15 दिन अगर डिफॉल्ट को हुए हैं तो तुमने कंप्लेंट आरबीआई में डाल कैसे ली है? क्योंकि 30 दिन तो आरबीआई को ही लगता है। अगर सपोज करो तुम्हारा 1 तारीख को डिफॉल्ट हुआ, तुमने 5 तारीख को कंप्लेंट डाली है, 5 के अगले जो 6 तारीख होगा ना उसमें तुम आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, बट तुम तो 15 दिन में डाल के बैठे हुए हो। अरे सर मैंने कर दी थी, ऐसा मुझे पता नहीं था फलाने ढिमकाना। तो मैंने बोला क्लोज हो गई भाई, तभी तुझे कॉल्स वगैरह आ रहा है सारे से, तू 10-15 दिन और रुक, उसके बाद तेरी कंप्लेंट हो जाएगी आरबीआई में। और हमने वही करा, अभी उसका रिकवरी वगैरह स्टॉप है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खत्म कहानी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ओके, रिकवरी यहाँ से समझ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर सामने से रिकवरी वाले को फेस कैसे करा जाए, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय से बात करते हो वैसे आप इनसे बात कर सकते हो। आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो, नहीं दिखा रहा वीडियो रिकॉर्डिंग करो, वीडियो बंद मत करो, बिल्कुल सीधे भगा दो घर से, कोई बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं लीगल नोटिस पे। कई लोग बोलते हैं सर लीगल नोटिस भेजेंगे तो क्या करा जाएगा। मेरे भाई लीगल नोटिस कोई डरने वाली चीज नहीं है, ठीक है। आपको कोई नोटिस रिसीव हो रहा है लीगल, आप उसका लीगली रूप में रिप्लाई कर दो, खत्म करो कहानी, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे घर पे रिकवरी वाला कोई नहीं आता, लेकिन लीगल नोटिस बहुत आते हैं, बैंक बहुत भेजते हैं, तो ये तो ज्यादा डरने वाली बात है। कोई डरने वाली बात नहीं मेरे भाई, अच्छी बात है। अगर आपको लीगल नोटिस आ रहे हैं तो आप उनका रिप्लाईज कर रहे हो, वहां पर ये दिख रहा है कि भाई ये बंदा जेन्युइन डिफॉल्टर है, इसका जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से ये सारे हमारे लीगली रूप से रिप्लाई कर रहा है। आपको नोटिस आ रहे हैं, आप रिप्लाई कर रहे हो, आपके ऊपर 90% चांसेस है कोई केस होगा ही नहीं, ना तो सेक्शन 25 का होगा, ना चेक बाउंस का होगा, ना फॉर्जरी का केस होगा, ठीक है। अगर आप नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम कर रहे हो, उनके पास बैंक के पास पहुंच रहे हैं, तो आपके ऊपर ऐसा कोई केस बैंक फाइल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि सर अगर मान लो केस फाइल कर ही दिया तो क्या होगा, तो मेरे भाई सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरुआत की 1-2 डेट होंगी, लमसम शुरुआत का मतलब मान के चलो 4-5 महीना, ठीक है, कोर्ट का, तो उसमें आपका लॉयर चला जाएगा। उसके बाद फिर आप एक बार बेल ले लेना, फिर वो केस चलता रहता है, आगे चल के कोर्ट में भी सेटलमेंट ही होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। या फिर उससे पहले सेटलमेंट भी कर सकते हो आप, अगर आप उससे पहले सेटलमेंट कर लेते हो तो केस हो गई नहीं। अगर केस के चलते हुए भी सेटलमेंट कर लेते हो, एनओसी एनडीसी आपको मिल जाती है, आप लगा दो कोर्ट में, खत्म कहानी, केस ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसे केस, अगर मान लो ईसीएस का केस है
तो अगर एक ईसीएस पे उन्होंने केस करा तो आप एक ईसीएस भर के भी केस हटवा सकते हो। मतलब आप नहीं भरोगे, आप कोर्ट में भरवा सकते हो अपने लॉयर से, तो वहां पर केस हट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ऐसे तरीके से आप अपना प्रॉपरली सिक्योर रह सकते हो। आपको कितना भी बड़ा मल्टीपल लोन होगा, कितना बड़ा भी अमाउंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी शुरुआत से एंड तक, ठीक है। तो एट दी एंड क्या होगा, एट दी एंड जितने भी अनसिक्योर लोन है, जितने भी कार्ड्स हैं, कार्ड की सेटलमेंट में आपको 90% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब समझ लो कि अगर आपका 1 लाख रुपए का कार्ड था तो आपका 10-12 हज़ार रुपये में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लोन में भी 10 से 15% में आपकी सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर बहुत बुरा आपका किस्मत होगी तो 20% के अंदर होगी। 20% से अगर ऊपर आपकी सेटलमेंट का रेट जा रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सेटलमेंट में भी बहुत फ्रॉड आ गए। आपको कोई लेटर से पहले पैसा देने की जरूरत नहीं है, किसी के हाथ में पैसा नहीं देना। एक बार लेटर इशू हो जाए, 10-15 दिन का टाइम लो, वेरीफाई करवाओ, उसके बाद ऑनलाइन तरीके से ही पेमेंट करो। चाहो तो चेक या डीडी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सेटलमेंट करोगे, कभी भी फेल नहीं होगे, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।